नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता दें, देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल 10 साल तक के आपको पीवाईक्यू करा रहा है, यानी 10 दिवसीय सीटेट सीटीपी बूस्टर प्लान लेके आया है। और ये आपका आज का पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सीधे सीधे प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट से जाके इसका पार्ट जो 1 है वो आप देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं पार्ट 2 को स्टार्ट। देखिए, पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से चाहे देखिए दोस्तों, चाहे आपका लेवल 1 हो, चाहे आपका लेवल 2 हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मैं आपको अपने चैनल पे करा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये पीवाईक्यू आपकी बहुत मदद करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो दोस्तों, ये RTE 2009, इसको आपको इस बार भी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, बी ऑप्शन है पृथक्करण, और सी ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षण, डी ऑप्शन है इसमें एकीकृत शिक्षा। तो देखिए, सबसे अच्छा वाला ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, समावेशी शिक्षा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों पूछा गया है, सीधे सीधे पहले तो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये आपको बताना है, इसमें क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, बी ऑप्शन है विशेष शिक्षा, सी ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, और डी ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब क्या होगा, समावेशी शिक्षा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आप दोस्तों PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हर दिन आपको ये PDF उपलब्ध करा दिया करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखो यहाँ पे विशेष संस्कृति समुदाय आ गया, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करे। यहाँ पे देखो क्या आ गया, अनदेखी, इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं होगा। चौथा वाला विकल्प क्या कह रहा है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना। तो देखो तुलना यहाँ पे आ जाए, आपको नहीं करना है, इसका मतलब आपका एक ही विकल्प बचा, कौन सा, थर्ड वाला ही सही है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो पहला ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्व को याद करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे भी मेमोराइज आएगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन गलत होगा, याद नहीं कराना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो ये भी गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। पूर्ण रूप से क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा वाला विकल्प देखिए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ये तीसरा वाला विकल्प, इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित। तो देखो इसमें हतोत्साहित आ गया, हतोत्साहित
नहीं करना है, ऑप्शन ये गलत है। बी ऑप्शन है पूछने की अनुमति नहीं देना, तो पूछने की अनुमति नहीं देना ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है पूछने से रोकना, तो पूछने से रोकना नहीं है, इसलिए ए भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है पूछने के लिए प्रेरित करना, तो दोस्तों पूछने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो चौथा वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। दोस्तों वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल 10 साल तक के क्वेश्चन अब सॉल्व आपको देगा करके, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के, चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे आपका लेवल 2 हो। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, ये आपको पहचानना है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो देखो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास पॉजिटिव है, निर्देशन एवं संचालन पॉजिटिव है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे फिर से मेमोराइजेशन एंड रिकॉल का नंबर आया, यानी कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण जब भी आएगा तो दोस्तों नेगेटिव होगा, कंठस्थ नहीं कराना है। आपको पता है क्वेश्चन नेगेटिव है तो इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी इसका चौथा वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, मिलाना है। तो किस प्रकार से मिलाओगे, देखो सबसे पहला है प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली को किससे मिलाओगे, प्रतिभाशाली को आपको मिलाना है, जो प्रतिभाशाली है ये दोस्तों शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट देखिए आपका अधिगम असक्ता, तो जिसमें अधिगम असक्ता वाले बच्चे हैं वो दोस्तों आसानी से विचलित होने की आदत, यानी इसे आप किससे मिलाओगे, नहीं ये आपका सेकंड वाला इससे नहीं मिलाना है, सेकंड वाला आपको इससे मिलाना है। अधिगम असक्ता तो इससे मिलाना है आपको धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता, तो इसे मिलाना है आपको किसके साथ, सृजनात्मकता आसानी से विचलित होने की आदत, यानी थर्ड का नहीं, इसके साथ नहीं मिलाना है, थर्ड को बी के साथ मिलाओ। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है कौन, जो छात्र क्या होगा, क्रिएटिव होगा यानी सृजनात्मक होगा। चौथा है अवधान कमी अति शीघ्रता व्यतिक्रम यानी ADHD, तो इसको आपको किससे मिलाना है, इसको आपको मिलाओगे सी से, ठीक है, इसे मिलाओगे इससे आसानी से विचलित होने की आदत। तो इस प्रकार से जब ये मैचिंग हो गई तो इसका जो सही जवाब निकल के आएगा ये पहला वाला विकल्प आएगा, पहला वाला बिल्कुल सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, CTET की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की गलतियाँ, तो बच्चों की गलतियाँ क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। बी ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा विकल्प है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, तो महत्वहीन है, नेगेटिव है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नेगेटिव है। अब देखो बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा वाला ही विकल्प सही है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका असेसमेंट से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझो। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या नहीं है, मूल्यांकन को, फिर इसके बाद रिक्त स्थान है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बी ऑप्शन है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तो केवल नंबरों की बात आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, सिर्फ अगर वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है तो ये भी आपका नेगेटिव है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी आपका सही नहीं है। सही ऑप्शन पहला वाला ही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए क्या, मूल्यांकन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत है, ना तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय जहाँ पे भी आएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। सी ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो देखो, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, यानी इसका जो चौथा वाला विकल्प है ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव है। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ये भी आपका गलत है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, नेगेटिव है। सीखने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक और प्रेरित होते हैं। तो चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 10 साल तक के मैं आपको PYQ करा दूंगा, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शाम को रोज़ाना जुड़ जाइए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ। देखो, एक शिक्षक बच्चों की प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए। तो पाठ्य पुस्तक एक ही प्रकार के, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में क्या है, कंठस्थीकरण। तो ये नेगेटिव हो गया। पाठ्य पुस्तक के सभी व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक की जहाँ भी बात होगी नेगेटिव होगा। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, सबसे अच्छा ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है निगमनात्मक विधि का। बी ऑप्शन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यानी लर्नर सेंटर्ड मेथड। बी ऑप्शन है परंपरागत विधि और सी ऑप्शन है अंतवैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें दोस्तों जो आपका दूसरा वाला नंबर वाला विकल्प है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो प्रश्न को पढ़िए। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ए ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, संबंधित है। आनुवांशिक तथा पर्यावरण अलग है, तो ये भी गलत हो गया। आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का एक क्या है, समावेश है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, तो ये भी नेगेटिव है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है, चौथा वाला विकल्प सही है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामाजिकरण से पूछा गया है। सामाजिकरण मैंने हाल ही में कराया है, उस वीडियो को आप अवश्य देख लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सामाजिकरण कराया है। देखो यहाँ पे प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, तो सीधा सीधा मैंने ये क्वेश्चन कराया है PYQ के रूप में। ये वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है और बहुत अच्छे से मैंने सामाजिकरण आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को आप अवश्य देखिए। मैंने प्लेलिस्ट दोस्तों आपके लिए बना दी है, कहीं पे भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखिए अगला, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बी ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न है। सी ऑप्शन है देखिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न है। और डी ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न है। तो यहाँ पे दोस्तों सी वाला जो ऑप्शन है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से
गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर से पूछा गया है, तो जेंडर वाला भी टॉपिक मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, हाल ही में कराया है, उसको अच्छे से पढ़िए। और मैंने जो जीन प्याजे है, जीन प्याजे का कल ही वीडियो अपलोड की है, तो उसको आप देखिएगा। तो जेंडर क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, यह एक सामाजिक संरचना है दोस्तों। मैंने सीधे सीधे एक लाइन लिखवाई है, वही लाइन देखो इस बुकलेट में छपी हुई है। एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही है। एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारक, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। तो इसको आप जेंडर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, प्ले लिस्ट बना दी है, वहीं से आप देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखो, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। बी ऑप्शन है शारीरिक, वैयक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सी ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्वयं। चौथा ऑप्शन देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो चौथे वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी चौथा वाला विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा समझो। ये दोस्तों क्वेश्चन है वो गॉर्डनर के सिद्धांत से है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है और मैंने टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट से आप पढ़िए। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बी ऑप्शन है, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो दोस्तों तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जो बुद्धि है वो आपका क्या है? बहुआयामी है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चौथा हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है जब हमें कन्फर्म हो गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय, तो जहाँ पे भी निष्क्रिय आएगा गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है खाली स्लेट के रूप में, तो खाली स्लेट भी गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी गलत है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो वो देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों वाइगोत्स्की से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको आप 100% पढ़ के रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से कराया हुआ है, प्ले लिस्ट एक बार आप चेक अवश्य करिएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? देखिए, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। चौथा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझिए, बहुत उलझाएगा क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको सामना करना पड़ेगा मुश्किलों का दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो ए ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी ऑप्शन है विलंबित अनुकरण, सी ऑप्शन है विचारों की अनुत्क्रमणता, यानी नेक्स्ट देखिए वर्तुल प्रतिक्रिया। अब देखो इसमें देखो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल, ठीक है। जब आप उसमें जाओगे ना तो सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आएगा विचारों की अनुत्क्रमणता। यहाँ पर देख लेना, थर्ड वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। जीन प्याजे को आप पढ़ के रखिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने दोस्तों आपको टोटल 12 टॉपिक बताए हैं। वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, जो मैंने 12 टॉपिक बता रखे हैं
उनसे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा CDP के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवंशिकता, देखो केवल आ गया, नेगेटिव है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, सीमित कर रही है, नेगेटिव है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत, यहाँ देखो पुरस्कार और दंड की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। देखो चौथा ऑप्शन डायरेक्टली बिल्कुल सही जवाब है, कुछ भी इसमें उलझाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। तो देखो इसमें क्या है, ए ऑप्शन है अधोगामी शीर्षगामी। देखो इसमें इंग्लिश में आप देखोगे ना तो आराम से समझ जाओगे। बी ऑप्शन है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। सी ऑप्शन है देखिए परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। और डी ऑप्शन है शीर्षगामी अधोगामी। तो आप इंग्लिश की तरफ देखिएगा तो बिल्कुल आपका आंसर निकल के आएगा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। देखो वयस्कता के संक्रमण की पहल, तो मध्य अवस्था होगा नहीं, पूर्व क्रियात्मक अवधि होगी नहीं, बाल्यावस्था की अवधि होगी नहीं, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो क्या हो जाएगा किशोरावस्था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। 26वां क्वेश्चन जीन प्याजे से संबंधित फिर से देखो आ गया। मैंने कहा आपसे, मैंने जो आपको 12 टॉपिक बताए हैं वो अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखी है उस वीडियो को आप देख लीजिए। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या हैं, परिचयात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्याजे के अनुसार बच्चे जो हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के लिए अनुबंधित किया जाता है, तो ये भी विकल्प आपका गलत है। को पुरस्कार और दंड की बात हो रही है, नेगेटिव है, ये भी आपका गलत है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज्ञान को सक्रिय रूप से, इन्होंने हमेशा सक्रिय पे ज़्यादा जोर दिया है बच्चे को। यानी जीन प्याजे ये कहते हैं कि जो बच्चा है बच्चे के ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जो मैंने 12 टॉपिक बताए हैं दोस्तों, 12 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। CDP में आपके कम से कम 28 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। देखिए वही टॉपिक मिलेंगे आपको जो मैंने बता रखे हैं। देखो बायगोत्स्की फिर से आ गए, ये क्या कह रहे हैं, मौखिक सम्मान जो बच्चे अपने आप से करते हैं। देखो जो बच्चे अपने आप से करते हैं, मैंने 100% ये क्वेश्चन कराया है, MCQs में के अंदर भी करा रखा है और थ्योरी में भी करा रखा है। तो ये व्यक्तिगत वार्ता है, भ्रांत वार्ता है, समस्यात्मक वार्ता है, अहम केंद्रित वार्ता है। तो भ्रांत वार्ता है नहीं, समस्यात्मक वार्ता है नहीं, अहम केंद्रित वार्ता है नहीं, ये क्या है, प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, ये जेंडर से संबंधित है। जेंडर को आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। तो इसमें देखिए जेंडर रूढ़िवादिता साफ साफ क्वेश्चन में नज़र आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसको आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी क्या करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। तो उपेक्षा नहीं करेंगे आप, उस पर ध्यान नहीं देना, तो ऐसा गलत है।
उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है आपका। उन्हें अस्वीकार करना है तो उन्हें उसे अस्वीकार नहीं करना है आपको। उन्हें शामिल करके उनका स्वयं संचय करना चाहिए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों रोज़ाना आप इस क्लास को अवश्य देखिएगा। सारे के सारे पेपर मैं धीरे धीरे आपको करा दूंगा, कोई भी इसमें चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है हिंज। देखो ये कोहल वर्ग से संबंधित है, कोहल वर्ग मैंने करा रखा है और जो मैंने 12 टॉपिक आपको बताए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों मैंने सभी के सभी चरण बता रखे हैं, बहुत अच्छे से समझाया है कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को क्रम से देख लीजिए। मैंने उतना ही सिलेबस CDP का कराया है जितना कि आपका CTET में पूछा जाता है, कोई भी फालतू बकवास नहीं कराई है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, बी ऑप्शन है दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। अब देखो उसे क्या है, अगर वो चोरी करेगा तो क्या है, पकड़ा जाएगा, ठीक है, और जेल भेज दिया जाएगा। तो क्या है इसमें, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अगला जो ये बुकलेट है, जो अगला बुकलेट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।